चैप्टर 17 स्टार्ट किया था सेल ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, जो बच्चे नहीं आए थे बेसिक पर्पस बता दे रही हूँ। सेल ऑफ गुड एक्ट किसके लिए है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट किसके लिए है? मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो जो भी हम गुड्स, मूवेबल गुड्स इधर उधर सेल या सर्विसेज देते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया है, सेल ऑफ गुड एक्ट। जैसे कि अगर गुड्स बेचने के बाद उसमें जो कंडीशन लगाई गई थी वो फुलफिल नहीं थी तो किस एक्ट में आ सकते हो? सेल ऑफ गुड एक्ट्स में। ठीक है, मेन असेंशियल्स ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट क्या है? दो लो पार्टीज के बीच में बायलैटरल अग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर यानी गुड्स ट्रांसफर होने चाहिए, तो गुड्स, और उसके बदले में क्या मिलना चाहिए? कोई ना कोई मनी कंसिडरेशन। और सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इस पे एप्लीकेबल है। तीन डिस्टिंग्विश देखे थे हमने, सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल ऑफ बेलमेंट, वर्क एंड लेबर और हायर परचेज अग्रीमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ रीड करने के लिए नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन क्या थी बच्चे? मींस, पहली बात, इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। और क्या इंक्लूड नहीं करता वो? मनी और एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड नहीं करता है। और व्हाट इट इंक्लूड्स? शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग विच इज अटैच्ड और फॉर्म्स फ्रॉम लैंड। फिर अपन ने केसेस देखे थे, क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड होती है क्या? कौन से केस लॉ है? जबलपुर का। तो इंदौर वर्सेस जबलपुर का एक केस था, मतलब मध्य प्रदेश और इंदौर वर्सेस एक केस था जिसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड होती है, प्रोसेस्ड होती है, किसी और को इसका पोजेशन भी दिया जा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? गुड है, और वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे थे, तीन टाइप्स होते हैं गुड्स के। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं उसमें दो, उसमें अंदर चार टाइप्स है। कौन कौन से? स्पेसिफिक और जेनरिक, एसर्टेन्ड और अनएसर्टेन्ड। स्पेसिफिक और जेनरिक एक बार और समझ लो। अगर किसी ने बोला है कि गुड्स खरीदने गए हैं, स्पेसिफिकली बोला कि मुझे ब्लू कलर वाला बैग चाहिए, स्पेसिफिकली कि वो जो ब्लू कलर का बैग है वो चाहिए। ठीक है, अब आपको उसने ब्लू कलर का बैग दे दिया। अगर आपने बोला कि 100 बैग्स चाहिए, उसने सारे बैग्स निकाले, 100 गिने और आपको दे दिया। जब आपने 100 बैग्स बोले तो वो क्या हो गया? जेनेरिक। और जब आपने स्पेसिफिकली बोला ब्लू बैग चाहिए तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। फिर होता है एसर्टेन और अनएसर्टेन। एसर्टेन होने जब आप चूज करते हो कि मुझे ये वाला भी दे दो, ये वाला भी दे दो, ये पेन भी दे दो, ये पेन भी दे दो, आपने पर्टिकुलरली उस ब्रांड्स के पेन उठा लिया, एसर्टेन कर। और अगर जितने पेन्स रखे थे रैंडमली बोला 5 पेन्स दे दो, तो फिर उसने आपको 5 पेन्स दे दिया। अब अगर आप बोल रहे हो कि ये 5 पेन्स कितने के, और उसने बोला कि टोटल मिला के 100 रुपीज के, और आप बोल रहे हो मुझे 5 रुपीज ईच पेन चाहिए, वो वाला चाहिए जो 5 रुपए का एक पेन आता है, तो वो आप क्या करवा रहे हो? उससे एसर्टेन करा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। और रैंडमली आपने 5 पेन उठाए, 100 रुपए दिए, तो ये क्या हो गया? अनएसर्टेन। ठीक है, अब उसमें से अगर कुछ खराबी निकली भी तो वो आप उस पर मुद्दा उठा सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे सेलर की सिक्योरिटी है, क्योंकि आपने कहा था 5 पेन दे दो, उसने आपको 5 पेन दे दिया, आपने एसर्टेन करके निकाला और बकायदा चेक किया। यहाँ पे भी सेलर की वो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने खुद ने चूज किए वो चीज और एसर्टेन किए प्रोडक्ट्स को। अब अगर फ्रूट्स लेने गए, ठीक है, मैंने उस दिन भी यही एग्जाम्पल था, फ्रूट्स लेने गए, खुद से जाके रेड कलर के 5 एप्पल सिलेक्ट किए, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक और एज सर्टेन। मतलब एग्जिस्टिंग गुड से हमने स्पेसिफिकली एप्पल्स मांगे और एज सर्टेन करके 5 एप्पल्स निकाले। ठीक है, घर ले गए, खराब निकला, सेलर को बोलोगे खराब निकला है, तो सेलर क्या बोलेगा? आप खुद चूज करके गए थे। अब अगर आप गाड़ी में बैठे बैठे उसको कह रहे हो 1 किलो एप्पल दे देना, उसने अपने हिसाब से चूज किए, ऑलमोस्ट सारे खराब थे, एक आध ही सही था। अब आप सेलर के पास बोलने गए हो कि जो आपने एप्पल्स दिए थे वो अच्छे नहीं थे, तो उसने आपको ऑप्शन नहीं दिया था एसर्टेन करने का, उसने उठा के आपको दे दिए, तो मुद्दा उठाते हैं हम? हाँ उठाते हैं। ठीक है, अगर वो ऑप्शन देगा कि आके चूज कर लो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से ले लो, तो आप मुद्दा नहीं उठा सकते। वैसे यूजुअली आप बोल सकते हो सेलर को कि उसने आपको खराब खराब चीज दी है। वन बाय वन तीनों टाइप्स देखते हैं। 3 टाइप्स हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिजेंट। नहीं, एनीथिंग, स्पेसिफिकली एनीथिंग। अगर बोले 16 प्रो चाहिए और 16 दे रहा है तो एज सर्टेन था 16 प्रो, कुछ भी हो सकता है।
जेनेरिक और अनएसर्टेन में कोई डिफरेंस, जेनेरिक और अनएसर्टेन में डिफरेंस। जेनेरिक मतलब रैंडमली चीजें उठा ली, अनएसर्टेन मतलब चूज नहीं की। कॉल पे ऑर्डर देते हैं हम, ठीक है, तो कॉल, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखवाया था इसका, हाँ, जब हम कॉल पे ऑर्डर देते हैं कि हमको इतने सारे टेप्स चाहिए कार वाले, ठीक है, तो रैंडम ऑर्डर, दिस इज जेनेरिक ऑर्डर। एसर्टेन और अनएसर्टेन गए हो लेने, चूज करने गए हो और चूज नहीं किया और बस बोल दिया ये वाला उठा के दे दो, ठीक है। जेनरिक में जब आप कॉल वगैरह पे ऑर्डर देते हो, और एसर्टेन और अनसर्टेन जब जाके देख के पसंद करके लेते हो, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर द गुड्स विच आर ईदर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेलर के पास प्रेजेंट में वो गुड्स हैं, हाँ है, और वो उस टाइम का है, उस गुड्स का क्या है, ओनर है। सेल ऑफ गुड्स पोजेस्ड बट नॉट ओन्ड बाय द सेलर वुड बी बाय एन एजेंट और प्लेजी। अगर आपके एजेंट के पास वो गोडाउन में वो गुड्स रखे हैं, उसकी कोई छोटी शॉप में गुड्स रखे हैं, वो भी एग्जिस्टिंग गुड्स में कवर होगा, ठीक है। जेनेरिक और अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है पर इन्होंने एक साथ लिख के दिया है, ठीक है। गुड्स आर विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बट इंडिकेटेड बाय डिस्क्रिप्शन। हमने एक एक करके आइडेंटिफाई नहीं किया, सिर्फ क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हमको ये होना, ठीक है। क्लियर है सबको? केक ऑर्डर करने जाते हैं, वहां चूज करते हैं हम कि ये वाला केक दे दो, ये चॉकलेट केक, ये पाइनएप्पल केक, तो वहां चूज किया, तो क्या किया, एज सर्टेन, और ऑर्डर दिया, एक केक बनवाना है, फोटो दिखा दी और फ्लेवर बोल दिया कि ये चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनएसर्टेन, ठीक है। अब फोटो जैसा नहीं बना तो मुद्दा उठा सकते हो क्योंकि एज सर्टेन कराया था, लेकिन फ्लेवर आपने उसको ऑप्शन दिया हुआ था कि ये फ्लेवर, वो जैसा भी चॉकलेट फ्लेवर आपको सर्व करे। इसमें एग्जाम्पल दिया, इफ अ मर्चेंट अग्रीज टू सप्लाई अ रेडियो सेट विथ फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ रेडियो सेट्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। उसके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स रखे हैं, उसने सिर्फ ऑर्डर दे दिया कि मुझे कुछ क्या चाहिए, रेडियो सेट्स चाहिए, तो जो उसके पास रखा था उसमें से वो उसने सप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, अनएसर। कहाँ ध्यान है सबका, पहली क्लास है ना, पहली क्लास है ना अभी तो, सुबह की टेस्ट दिया और सुबह पिंकी मैम के लगे होगे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो। As soon as particular set is separated or identified for delivery or for buyer has notice of it, the goods are as certain become specific goods. अगर वो particularly बोल देता है कि वो वाला चीज जिसमें 5 बटन हो रेडियो वाले, तो वो क्या हो गए, as certain, और randomly ऑर्डर किया तो वो क्या हो गए, अनएसर्टेन। फ्यूचर गुड्स जो मैन्युफैक्चर होने हैं, प्रोड्यूस होने हैं, अक्वायर होने हैं, जैसे केक का ऑर्डर, ये फ्यूचर गुड्स में आ गया, बन के आएगा, ठीक है। कपड़े बन के आते हैं, तो ये सब क्या हो गए, फ्यूचर गुड्स। हम इसमें एसर्टेन और अनएसर्टेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर पे बन के आ रहे हैं, पर आप अपने स्पेसिफिकेशंस इसमें दे सकते हो, हाँ दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रही थी, जैसे 500 ब्लू शर्ट्स चाहिए, तो मैंने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया है कलर, ठीक है। साइज स्पेसिफाई नहीं किया, चाहो तो साइज भी स्पेसिफाई कर दो, मटेरियल भी स्पेसिफाई कर दो, तो ये हो जाएंगे स्पेसिफाइड गुड्स बट फ्यूचर गुड्स। After making contract of sale, A agrees to sell all mangoes which will be produced in the garden of him next season. तो ये क्या हो गए, फ्यूचर गुड्स। तो जब सीजन आएगा, प्रोड्यूस होंगे, मैंगो उगेंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब प्रॉपरली सेल हो पाएगी। फिर कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स में अभी कोल्ड प्ले की टिकट्स देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया होता, एक अग्रीमेंट किया होता कि तुमको कोल्ड प्ले की टिकट्स मैं दूंगी अगर मुझे BMS मतलब बुक माई शो से मिल गई, तो ये क्या हो गए, कंटिंजेंट। इट मे हैपन, मे नॉट हैपन, ठीक है। तो इट विल ओनली हैपन इफ आई गेट द टिकट्स, इफ मुझे टिकट्स मिलेंगी तो ही आपको टिकट्स मिलेंगी ना। तो ये कंडीशन है, ये कंटिजेंट है, एक सिचुएशन है जो होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। Where there is a contract of sale of goods, the acquisition by which the seller depends upon contingent which may or may not happen. Such goods are known as contingent. आप कोल्ड प्ले में कब जा पाओगे, जब मैम टिकट्स ला के देंगी, अगर मैंने नहीं ला के दी तो नहीं जा पाओगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था सेल का, वो कब होगा, आप मुझे पैसे कब दोगे टिकट्स के, जब मेरे हाथ में टिकट्स आएंगी ना, तभी तो मैं ब्लैक में बेचूंगी ना। तो आपको टिकट्स कब मिलेंगी, जैसे मेरे हाथ में आई तब मैंने आपको बेची, ये सेल हुई, उसका मुझे अमाउंट मिला, तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके पहले क्या है, एक अग्रीमेंट टू सेल, कि शायद मैम को टिकट्स मिलेंगी, शायद हमको भी टिकट्स मैम से मिल सकती है, तो ये क्या हो गया, अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। Actual sale can take place only of specific goods and property good in passes from the seller to the buyer at the time of
contract provides the goods are deliverable state and contract is unconditional. ठीक है, एक्चुअल सेल कब होगी? जब हाथ में टिकट्स हैं, आपने खरीदी, पे किया, तो एक्चुअल सेल हो गई. डिलीवरेबल स्टेट में है, हाँ हाथ में टिकट्स हैं तभी बिक पा रही हैं. ठीक है, रैंडमली सेल नहीं हो सकती कि लाओ पैसे लाओ मैं टिकट्स करके देती हूँ, आप दोगे भी नहीं उस चीज के अमाउंट के पैसे. ठीक है, व्हेन यू नो कि वो एक कंटिजेंट है, वो सिचुएशन है विच मे हैपन और मे नॉट हैपन. अब इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग गुड्स, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पेरिशिंग गुड्स. हमने 3 टाइप्स पढ़े गुड को, कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिजेंट. ये नॉर्मल है, हमको पता है मैम स्पेसिफिक क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, सर्टेन जेनरिक क्या. लेकिन क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में उस चीज को डिफाइन किया गया है कि देयर आर टाइप्स ऑफ गुड्स, कि कुछ अभी होते हैं, कुछ बाद में ऑर्डर होते हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको डिफाइन किया गया है. ठीक है, अब आता है पेरिशिंग ऑफ गुड्स. पेरिशिंग मतलब जो खत्म होने वाला होता है. ठीक है, अब आपने हमेशा पढ़ा है नेचुरल डिके में पेरिशिंग कवर होते हैं, कि फ्रूट्स हैं पेरिश हो जाएंगे. सेल ऑफ गुड एक्ट में ऐसा होता है, कई बार हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो चीज खत्म होगी, जैसे आग लग जाती है, आते आते एक्सीडेंट हो गया, शिप में आ रहे थे तो सिंक हो गई शिप. तो ये सब इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग, मतलब ऑर्डर किया था लेकिन वो पेरिश हो गया. कई बार हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से, नॉट फ्रॉम दिस जो अपने ये है अमेजॉन Myntra, इससे नहीं, किसी जेन्युइन डायरेक्टली वेबसाइट से अगर हम ऑर्डर करते हैं तो ऐसा होता है कि उनके डिलीवरेबल इतने प्रॉपर नहीं होते, कि वो बोलते हैं कि वी माइट नॉट डिलीवर, एक एक महीना हो जाता है, फिर वो अल्टीमेटली रिफंड भी करते हैं. तो ये सब क्या है? पेरिश हो गया ना. आपने एक्सपेक्ट किया था कि बर्थडे पे ड्रेस आएगी, पर बाय द टाइम जब तक बर्थडे आया तब तक उसने बोल दिया कि यार डिलीवरी नहीं हो पाएगी, रिफंड ले लो. तो आपका गुड क्या हुआ? आपका जो बर्थडे ड्रेस है उसका क्या हुआ? पेरिश हो गया. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स द गुड मे पेरिश बिफोर द सेल इज कंप्लीट. अगर वो रिफंड देने मना करे तो आपके पास राइट है रिफंड लेने का? हाँ राइट है. तो यही एक इफेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस सब से हम गुजर चुके हैं इस एक्ट में. ठीक है, पहला है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल. अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रॉपर सेल का कॉन्ट्रैक्ट, टिकट्स लो और घूमने जाओ. ठीक है, ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट टू सेल, टिकट्स लोगे तो घूमने जाओगे, तो टिकट्स लेंगे हम आपसे, इस चीज का हम क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट कर रहे हैं. आगे फ्यूचर में जो सेल होने वाली है, सेल होने वाली है, उसका अग्रीमेंट हम आज कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं पेरिशिंग गुड्स का, एक एग्जाम्पल समझो. एक मिस्टर ए है, नहीं तुमको ऐसे नहीं पसंद आता, एक पप्पू है. ठीक है, ये गया है राजू के पास. ठीक है, राजू क्या है? पेंटर है, सुंदर सुंदर क्या बनाता है? पेंटिंग. आप उसके एग्जीबिशन में गए, एग्जीबिशन में क्या हुआ? वो बहुत बिजी था, तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये वाली ना एक काम कर, तू मुझे घर पे भेज देना. कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये वाली पेंटिंग मुझे पसंद आ रही है, सुंदर सा तूने कुछ घोड़ा वोड़ा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाली क्या करना, पेंटिंग मुझे भेज देना. जब जैसे ही पप्पू वहां से निकला, कॉन्ट्रैक्ट करके निकला कि भेज देना घर, ये लो पैसे, इस पूरे एग्जीबिशन में आग लग गई. क्या हो गया? सब इतने सीरियस हो गए, शिट आग कैसे लग गई. इस पूरे उसमें क्या हो गया? आग लग गई. क्या उसको वो प्रोडक्ट मिल पाया? क्या उसको वो पेंटिंग मिल पाई? नहीं मिल पाई ना. तो क्या हो गई? पेंटिंग पेरिश हो गई. इसका वो कॉम्पनसेशन उससे ले सकता है, रिफंड मांग सकता है अगर राजू जिंदा हो तो, या उसके कोई भी पर्सन से. ठीक है, वो उससे उससे उस पेंटिंग का जो वो दे ही नहीं पाया, उसका क्या हो सकता है? रिफंड मांग सकता है. पर हाँ, इसमें ओनर जो खुद है उसको भी कुछ ना कुछ डैमेज बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल हो चुकी थी, पैसे वो भर चुका था, कुछ ना कुछ की भरपाई खुद ओनर. अब ओनर कौन है? वैसे भी पप्पू ओनर है ना, कि राजू ओनर है? पप्पू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, उसने बस क्या बोला? डिलीवरी करा देना. ओनर कौन है? Pappu. Where in a contract of sale of specific goods, the goods without the knowledge of the seller have at the time of making the contract perished. किसके नॉलेज में नहीं था? सेलर के. सेलर मतलब राजू के. तो क्या हो गया? जो जो प्रोडक्ट था, पेंटिंग थी, वो क्या हो गई? पेरिश हो गई, और become so damaged as no longer to answer to their description in the contract. Contract is void. मार्क करो. This based rule that mutual mistake of the fact essential contract renders contract void. If the seller was aware of the destruction and still enters into the contract, he is stopped from disputing the contract. Moreover, perishing of goods not only includes loss by theft but also the goods have lost their commercial value. अगर seller aware होता कि पेंटिंग खराब है और फिर भी बेचता,
तो सेलर को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। अगर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आफ्टर मेकिंग द बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पेरिश हो गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो सेलर हैज टू बेयर समथिंग हियर एंड देयर। फिर है आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, where there is an agreement to sell of specific and subsequently goods without any fault to any party perish so damages to sold no longer to answer the description agreement before risk passes to the buyer, the agreement therefore is avoided। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा था, वॉइड हो रहा था, इधर पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, अवॉइड हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, अग्रीमेंट टू सेल के बेस पे बनेगा, उससे पहले ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले क्या हो रहा है, पेरिश हो रहा है। The provision applies only to sale of specific goods. If the sale is uncertain, the perishing of whole quantity of such goods in possession of the seller will not relieve him of his obligation to deliver। जो मैं अभी आपको कह रही थी, इस सेंटेंस का मतलब है, पहले ये समझो कि यार एक कार है, ठीक है, विंटेज कार समझते हैं सब, ठीक है। नहीं होगा, होता है थोड़ा सा सिग्नल। टीवी बंद हो गई क्या? देखो बच्चे, एक नाम बताओ यार, चंपू, ठीक है। एक चंपू है, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पर्सन के पास गया, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पर्सन के पास गया जिसका नाम है अमन, ठीक है। अमन, टीना, ओके, ओ माय गॉड, मेल वॉन्ट्स फीमेल, चलो। टीना, टीना ले लिया हमने, ठीक है। विंटेज कार लेने के लिए टीना के पास गया कि टीना तेरे पास एक, तेरे फादर की एक मस्त सी विंटेज कार है, इसका मुझे क्या करना है, तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, अभी कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है। इसने बोला ठीक है, मतलब मैं तुझे दे दूंगी, इतने इतने करोड़ की है मेरी विंटेज कार है, मैं तुझे दे दूंगी, तू आना एक बार पापा के सामने, अपन ऑन पेपर इसकी डील कर लेंगे एंड देन यू कैन टेक द कार। तो इसने बोला कब आऊं, उसने बोला नेक्स्ट वीक आना फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीक ये जैसे ही गया तो टीना बहुत रो रही थी कि यार एक बहुत फ्लड आ गया है हमारे यहाँ, तो हमारे एरिया में विंटेज कार क्या हो गई, सिंक हो गई। हाँ, तो अब टीना तो रो ही रही थी, चंपू को भी बुरा लग गया कि गाड़ी क्या हो गई, सिंक हो गई, उसको विंटेज कार वहां से नहीं मिल पाई। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की बात हुई थी, हाँ हुई थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अवॉइड हो गया। गुड। अब मेरी एक और बात सुनो, सपोज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो क्या होता, कॉम्पनसेशन मिलता, ठीक है, या फिर वो जो अमाउंट पे किया होता उसका रिफंड उसको जरूर मिलता। तो यहाँ पे सेलर जो टीना है उसके पास एक ऑब्लिगेशन आ जाता कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार दोनों पॉइंट्स फटाफट पढ़ो और एग्जाम्पल लिख लो, एक फायर पेंटिंग वाला और एक फ्लड वाला। बुक्स आ गई मानसी, बुक्स आ गई। हाँ बोल दिया है मैंने, सप्लीमेंट देने के लिए प्रिंट होने चले गए हैं, कल ही बोल दिया था। जिसकी जिसकी पुरानी बुक्स हैं उसके में नहीं है पेजेस। तो तुम्हें अलग से वो लेनी, फोटोज लेनी पड़ेंगी या स्टिकी नोट लगाने पड़ेंगे जो जो टॉपिक्स हैं। पढ़ लिया बच्चे? किसी को कोई डाउट है किसी लाइन में? पक्का? एग्जाम्पल्स होमवर्क लिखो, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से केस स्टडी बन के आपको आती है। अब अब टॉपिक है मोड ऑफ फिक्सिंग
प्राइस। टॉपिक क्या है? मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस, सेक्शन 9 और 10। कैसे फिक्स होती है प्राइस? एक तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में लिखी होती है, ठीक है। अगर नहीं लिखी हो तो तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दोगे, कैसे फिक्स करोगे प्राइस सर्विस की? इसमें तो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं है। मार्केट रेट देखोगे कि क्या चल रहा है और उसके बेस पे अपने एक प्राइस कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर? मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सर्विस देनी है, इनकॉर्पोरेट करके देनी है कंपनी, क्या कॉस्ट निकलेगी? मार्केट है एक, और तुमको खुद को काम करना है, अपनी कॉस्ट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ 1 लाख कैपिटल, 1 लाख ऑथराइज कैपिटल, कॉस्ट कैसे निकालोगे? इनकॉर्पोरेशन कंपनी में क्या ट्रांसपोर्ट करके देगा तू? जैसे कि क्या खर्च कर लगेगा? लैपटॉप लग रहा है, दिमाग ही तो लग रहा है, सही तो बोल रही है वो। तुम अकेले अभी चालू ही की है प्रैक्टिस, कोई एम्प्लॉय नहीं है। फ्री में कर देगा क्या? सीएस भाई, तू मेरे सारे काम करना। वेरी नाइस, वेरी गुड। सिर्फ अपने दिमाग की कॉस्ट कैसे निकालोगे? दिमाग की कॉस्ट कैसे निकालोगे? दिमाग की कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक्सपीरियंस से और टाइम कॉस्ट, जितना टाइम हमको लगेगा ना एक इनकॉर्पोरेशन करने में, उसकी कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें इसमें कह रहा है 4 मोड हमने आपको दिए हैं, लॉ ने 4 मोड आपको सिखाए हैं फॉर फिक्सिंग अ प्राइस। पहला, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज देमसेल्फ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे टीना और चंपू के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कार को लेके, एट द टाइम ऑफ मेकिंग, जब वो उसके पापा से मिलने आता, उसके पापा जो कॉस्ट रखते और कॉन्ट्रैक्ट में लिखते और जो चंपू अग्री करता, तो वो प्राइस क्या हो जाता? फाइनल प्राइस फिक्स हो जाता। दूसरा, मे बी लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, मतलब जो आप कह रहे हो मार्केट में हम देखेंगे कि क्या रेट चल रहा है इसका, तो हम, और कई बार रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैल्यूअर से बोलो भाई इसकी कॉस्ट निकाल के दे, क्या होता है, तो उनके पास ना फॉर्मूलाज होते हैं, कि वो, आप प्रोफेशनल वैल्यूएशन भी पढ़ोगे, तो वो 3 फॉर्मूला बेस्ड होके एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यूएशन निकाली जाती है, जिसमें वन ऑफ द थिंग है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी प्राइस कितनी है, उसमें कितना दिमाग लग रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये सब तरीके देख के उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तब देखेंगे। एक ये हो गया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एक किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया, और एक एक मार्केट वैल्यू हो गया, एक किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया, और लास्ट वाला क्या है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 4 मोड्स है, पहला जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा किस मार्केट में क्या वैल्यू है, तीसरा स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक रीजनेबल प्राइस, वहां लिख लो रीजनेबल प्राइस हम चार्ज कर लेंगे, और एक प्रोफेशनल वैल्यूअर, लास्ट वाला है मे बी फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी, तो कौन हो गया? प्रोफेशनल वैल्यूअर। लिख लिया चारों चीजें। पहला, फर्स्ट वाला है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब डिसाइड किया, ठीक है। जैसे विंटेज कार का पापा ने जो रेट बोला वो कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड कर लिया कि हमने इतने में खरीदी थी, आज 10 साल हो गए, आज विंटेज कार मार्केट में है नहीं, मुझे 1 करोड़ की बेचनी है, तुमको अग्री करते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। सर्विस में आपने अपना टाइम कॉस्ट निकाली कि मेरे को दिन भर में 2 दिन लगेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जहां मैं बैठ रहा हूँ वो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, वहां की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है मुझे, मतलब अगर मैं जाके एचओबी में इनकॉर्पोरेशन कर रहा हूँ तो मुझे 300 रुपए की 2 2 दिन कॉफी लेनी पड़ती, तो 600 रुपए वो, मैं, ऑब्वियसली दिस इज कॉस्ट। मैं 2 व्हीलर से आ रहा हूँ, एक दिन का 50 रुपए का पेट्रोल भी खर्च कर रहा हूँ इनकॉर्पोरेशन के लिए, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो, पहला क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एज पर मार्केट वैल्यू, उसमें लाइन क्या लिखी है? मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, तो आपके बीच में जो सर्विस डिसाइड हो रही है या गुड डिसाइड हो रहा है, वो बाहर मार्केट में कैसा चल रहा है, उस बेस पे भी हम फिक्स कर सकते हैं। मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेटेड यानी एक ऐसी रीजनेबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, और लास्ट मे बी फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी यानी प्रोफेशनल वैल्यूअर। चारों याद हो गए? इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ, हाँ।
सेकंड वाले और फोर्थ वाले, सेकंड वाले में मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, अब इनकॉर्पोरेशन किया, आपको आइडिया ही नहीं है कितना है, आपने मार्केट में देखा कि यार बैंगलोर में इसके 31 लाख इतने भी चार्ज हो रहे हैं, एमपी में देखा तो 8,000, 20,000, 18,000 ऐसे भी चार्ज हो रहे हैं, और नॉर्मल बेसिक यूं ही कोई कंपनी सेक्रेटरी बन के आया है या सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है, उसको आता है, वो 2-3 हजार में भी करके दे रहा है, तो ये मार्केट वैल्यू है। नाउ यू थिंक व्हाट इज योर स्टेट एंड इज योर क्लाइंट इज केपेबल ऑफ पेइंग दैट अमाउंट और नॉट। अगर 1 लाख की कंपनी बना रहा है तो वो पे करने के लिए केपेबल है कि नहीं, तो आप 8,000, 20,000 कितना भी चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग वेयर यू आर डीलिंग विद, क्योंकि आपको स्टेट वाइज, मैंने इसलिए बैंगलोर बोला कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्राइस है, आपके स्टेट में डिफरेंट प्राइस है। लोकल पर्सन जो सिर्फ एक एम्प्लॉय है एक सीएस ऑफिस का, वो कितनी प्राइस चार्ज कर रहा है, नॉट बीइंग अ सीएस, मतलब वो सर्टिफिकेशन के प्राइस कहीं ना कहीं पे करेगा, तो व्हाट इज द एक्चुअल चार्ज हियर एंड देयर, एंड देन आई कैन कम अप विथ एक ऐसा प्राइस जो जो वो कहीं और डील भी करने ना जा पाए और मैं भी उसको रेट कोट कर पाऊं, मतलब मेरे लिए भी रीजनेबल हो और वो क्लाइंट हाथ से जाए भी नहीं, बोथ वेज। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू, दिस इज नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सेकंड वाला। और थर्ड वाला है कि मैं विंटेज कार बेच रही हूँ, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाया, बोला इसकी वैल्यूएशन करके दो, उसने वैल्यूएशन निकाल के बताया इसकी मार्केट में 80 लाख रुपए वैल्यूएशन है, तो मैंने 80 लाख कोट किया। ठीक है, सेकेंड वाले में मार्केट में क्या रेट चल रहा है ये मैंने खुद की रिसर्च से देखा, थर्ड वाले में किसी प्रोफेशनल बंदे को बोला कि भाई मेरे से फीस लो और इसकी वैल्यूएशन करके दो। क्लियर है सबको? फिर एक पॉइंट लिखा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स, नहीं वो तो आपने वैल्यूएशन निकलवाई है, हाँ आपसे, where the contract state that the price is to be fixed by a third party and such third party fails to do it। अब किससे बोला प्राइस देखने को? प्रोफेशनल पर्सन, और वो क्या नहीं निकाल पाया वैल्यूएशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्योंकि वैल्यू जब तक नहीं आएगी, प्राइस जब तक नहीं, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, एक असेंशियल क्या है? प्राइस कंसिडरेशन असेंशियल है, तो अगर प्राइस नहीं निकली तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। बट इफ द बायर हैज ऑलरेडी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द गुड्स ही मे पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम, मतलब वैल्यूअर तो प्राइस नहीं निकल पाया पर स्टिल चंपू विंटेज कार उठा के ले गया था, तो भी जितना टाइम उसने उस कार को यूज किया एक रीजनेबल प्राइस उसको देना पड़ेगा। अब इफ द थर्ड पार्टी फेलर टू फिक्स द प्राइस इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, जैसे कि वैल्यूअर कह रहा है विंटेज कार की 80 लाख है, लेकिन बायर कितना कह रहा है, यार इतना थोड़ी भरूंगा, आप 50 लाख फाइनल करो, और जो सेलर है वो कह रहा है 1 करोड़ से नीचे की मैं बात ही नहीं करूंगा। तीन लोग डिफरेंट ओपिनियंस, जब वैल्यूअर कह रहा है कि इसकी वैल्यू 80 है तो मानो ना, पर दोनों लोग नहीं मान रहे हैं, देन द पार्टी इज लाइबल फॉर एक्शन फॉर डैमेजेस। फिर अगर सेलर को लगता है कि नहीं ये जानबूझ के सस्ती कार ले रहा है तो इसको इसके अगेंस्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, और अगर वो बोलेगा बायर कि मुझे जानबूझ के महंगी कार मिल रही है तो वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वेयर नथिंग इज सेड बाय द पार्टीज रिगार्डिंग द प्राइस द बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस। इस पूरे पैराग्राफ को बच्चे स्टार मार्क करो। मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस, 4 मोड आपको याद हो गए। नीचे लिखा है कि अगर थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर पाई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। तो अगर कोई केस लॉ आता है जिसमें पूछते हैं कि व्हाट इफ, 4 मोड बताओ, और व्हाट इफ प्राइस इज नॉट एबल टू फिक्स बाय द थर्ड पार्टी, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। व्हाट इफ थर्ड पार्टी स्टिल बायर को एक रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। व्हाट इफ थर्ड पार्टी फिक्स प्राइस पे इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों पार्टीज क्या कर रहे हैं? फॉल्ट पे है, दोनों पार्टीज उसको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, उनकी गलती की वजह से वो एक फिक्स प्राइस पे नहीं आ रहा है, तो पार्टीज क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं फॉर डैमेजेस। और लास्ट पॉइंट है, जब कुछ भी फिक्स नहीं हो पाया स्टिल बायर को क्या करना है? एक रीजनेबल प्राइस तो पे करनी ही करनी है। ठीक है, मार्क किया सबने स्टार? अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज। किसी को पता है वारंटी गारंटी क्या होता है? क्या होता है? वारंटी लिमिटेड टाइम के लिए होती है। वेरी गुड। गारंटी में अगर गारंटी आपको मिलती है तो आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके मिलता है, अगर वारंटी आपको देते हैं तो वो आपको ठीक करके देते हैं, रिपेयर करके देते हैं। वैसा ही कुछ आता है कंडीशन और वारंटीज। कंडीशन मतलब कि हमने कंडीशन लगा दी थी, एक कार लेने गए थे और बोला न्यू इंजन लगा के देना, इसमें क्या लगा के देना? न्यू इंजन। ये क्या है? कंडीशन है। जब कार लेने गए और देखा इंजन पुराना लगा हुआ है, कार खरीदोगे फिर? नहीं। कंडीशन मना, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना तो आप चीज को मना कर सकते हो। ठीक है, अब और एग्जाम्पल समझो कंडीशन के।
एक लड़की है, अगेन टीना, ठीक है, वो अपनी वेडिंग लहंगा लेने गई है। ठीक है, क्या लेने गई है? थोड़ा अच्छे से बोलो यार। ठीक है, लहंगा जो लेने गई है, तो लहंगा जब लेने गई तो उसकी कंडीशन थी कि मुझे वेडिंग लहंगा में तो लहंगा नहीं चाहिए, लहंगा वाली साड़ी चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ दिस पॉइंट एंड देयर शुड बी अ जॉइंट, देयर शुड बी अ अपर टॉप और ब्लाउज whatever यू वांट टू से, और फिर उसमें फुल स्लीव्स होने चाहिए। उसने स्पेसिफिकली क्या किया, फुल स्लीव्स चाहिए, एक साड़ी पैटर्न होना चाहिए, इट्स नॉट शुड बी अ पर्टिकुलर लहंगा कि लहंगा ब्लाउज और दुपट्टा, ऐसा मुझे नहीं होना। ये उसकी वेडिंग लहंगा की बात हो रही थी। वो गई मनीष मल्होत्रा को, उसने बोला ये चाहिए, मनीष मल्होत्रा उसको क्या बना के दिया, एक टॉप बना के दिया और एक स्कर्ट बना के दिया, बोला वेडिंग लहंगा है। ठीक है, आप सर पे एक दुपट्टा रख सकते हो, आपका लहंगा तैयार है। क्या वो खरीदेगी उस चीज को? क्या वो मनीष मल्होत्रा इसलिए ले लेगी क्या? नहीं, उसने स्पेसिफिकली कंडीशंस रखी थी। ठीक है, अब अगर आप कोई वॉच लेने गए हो टाइटन की, टाइटन वाले देते हैं वो कार्ड, वारंटी कार्ड, ये वो, ठीक है, गए और बोला था कि यार घड़ी पानी वानी में काम करती है ना, उसने बोला हाँ कर लेगी कर लेगी। जैसे ही पानी में गए तो घड़ी बंद हो गई। आप गए तो वो आपको सर्विस करके देगा। हाँ, तो ये क्या होता है? वारंटी। ठीक है, कई बार कंडीशन सिंक हो जाती है वारंटी में। जैसे कि मैंने बोला था कि वाटरप्रूफ घड़ी चाहिए, वाटरप्रूफ घड़ी चाहिए, उसको लगा हाँ वाटरप्रूफ है, ले जा ले जा, उसने दे दिया। अब मेरे को वाटरप्रूफ क्यों चाहिए थी? क्योंकि मैं एक स्विमर हूँ, मुझे स्विमिंग करनी होती है, मुझे बीच में टाइम भी देखना होता है कि मैं 30 सेकेंड्स में यहाँ से वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरी वॉच वाटरप्रूफ नहीं निकली, मुझे जिस पर्पस के लिए चाहिए थी वो नहीं हुई। तो क्या होगा? ये कंडीशन, ये वारंटी जो है वो कंडीशन में बदल गई, या कंडीशन वारंटी एक ही बात हो गई, स्टिल मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। कंडीशन बड़ा प्रॉमिस होता है, मेजर प्रॉमिस, वारंटी स्मॉलर प्रॉमिस होता है। ठीक है, जब आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा देते हो सेलर को, तो उसको वो फुलफिल करनी पड़ती है, आप रिजेक्ट कर सकते हो। जब आप वारंटी की बात करते हो, भैया खराब निकला तो ठीक करके दोगे ना, तो आप रिजेक्ट नहीं करते हो, आप रिवाइज सर्विस मांग सकते हो कि रिप्लेस मत करो, सर्विस करके दे दो। ठीक है, पूछो। वही मैंने बोला ना, कभी कभी वारंटी कंडीशन में सिंक हो जाती है। देख यहाँ लिखा है, व्हेन कंडीशन सिंक्स इनटू द फील ऑफ वारंटी। कई बार दोनों एक दूसरे में सिंक हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम दोनों इंडिविजुअली समझते हैं और फिर देखते हैं कि कब कब वो सिंक हो जाती है। वो डिपेंडिंग ऑन पर्पस होता है। लिखो, कंडीशन में रिजेक्ट हो जाता है, लिखो कंडीशन के आगे रिजेक्ट, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में लिख लो रिजेक्ट, और वारंटी में लिखो क्लेम डैमेजेस, वारंटी में लिखो क्लेम डैमेजेस। If the stipulation forms the very basis of the contract or essential to the main purpose of the contract, it is a condition. मार्क करो, जो मुझे चाहिए था वो क्या था? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए मैंने को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करना है। तो वो क्या बन जाती है? कंडीशन। मैंने आजकल देखा है आप लोगों ने कार के अंदर लाइट्स लग के आती हैं, किया वगैरह के ऐसे टॉप मॉडल्स में। ठीक है, अब वो अलग से भी लग जाती हैं, मतलब कि हाँ, तो कार में जब जब स्पीकर बजेगा तो लाइट चेंज होएगी, लाइट डिम होएगी, लाइट कलर चेंज करेगी, ये वो। तो अगर किसी पर्सन ने बोला कि मुझे कार चाहिए उसमें आप लाइट लगा के देना, ठीक है, तो ये क्या हो गई? कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ऑलरेडी नहीं आते, आप टॉप मॉडल नहीं खरीद रहे, तुमसे पूछ रही हूँ मैं, टॉप मॉडल नहीं खरीद रहे थे आप, कार लेने गए तो उसने लाइट लगा के नहीं दी, ये क्या हो गई? ये एक, हाँ, एक बात बोली थी जो फुलफिल नहीं करी, तो इससे क्या कार नहीं खरीदोगे क्या? नहीं तो अगर लाइट वाली ही कार चाहिए तो टॉप मॉडल लेते। तो ये कहीं ना कहीं वारंटी भी है कि आप बोले काम करो बदल के दे दो, कोई बात नहीं लगा के दे दो, 2 दिन और रख लो और लाइट लगा के दे दो, अपन करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके बदले हम कार नहीं एडजस्ट कर देते, तो ये हो जाता है जब कंडीशन बोली गई थी और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गई? वारंटी में। पन्ना समझ आया? सुना नहीं, मोबाइल देख रहा था, बढ़िया। चलो,
इफ द स्टुपुलेशन मतलब कंडीशन, जो बात आपको चाहिए, फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वही बेस है। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे वाटर प्रूफ फोन चाहिए क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी होती है, पानी के अंदर जाके भी करनी होती है, तो वो बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे वही चाहिए जो पानी में जाए तो खराब नहीं, क्योंकि मेरा दिनचर्या भी उसी में ही जा रहा है। फिर द ब्रीच ऑफ द कंडीशन गिव्स द अग्रीव पार्टी अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, यानी रिजेक्टेड। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। Thus, if the seller fails to fulfill the condition, the buyer may treat the contract as repudiated, refuses the goods if he has already paid for them, recover the price। बोला मुंह पे मार, रख तू फोन अपने पास, पैसे मेरे वापस दे। ठीक है। ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इतने दिन जो मेरा टाइम वेस्ट किया है ना उसके पैसे भी निकाल के दे, क्योंकि तूने मुझे गलत प्रोडक्ट दिया। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे वाटर प्रूफ चाहिए तो वाटर प्रूफ चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वारंटी। इफ द स्टिपुलेशन इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस। अब क्या मेन पर्पस है इसमें? नहीं, एक कोलैटरल, जैसे कलर। कलर बोल दिया भैया मिल पाएगा क्या, एक ब्लैक कलर की टेबल चाहिए। ठीक है, बढ़िया, मेरे इंटीरियर के साथ सूट करती है, मुझे ब्लैक कलर की ही टेबल होना, पर आपको टेबल तो चाहिए। हाँ, वो बस आपके एस्थेटिक्स क्रिएट कर सकती है और कुछ नहीं। गए तो उसने बोला मंगवा दूंगा मंगवा दूंगा, जैसे ही आप लेने गए तो ब्राउन कलर की आ गई। ठीक है। अब ये कंडीशन थी आपकी कहने को कि हाँ एक ब्लैक चाहिए, पर क्या वो मेन पर्पस था कि ब्लैक टेबल चाहिए? पर्पस था टेबल चाहिए। कलर वॉज अ थिंग, जस्ट एन कोलैटरल टू द मेन पर्पस, कि ब्लैक मिलती तो बढ़िया हो जाता है यार, लेकिन वो आपको नहीं मिली। तो इधर पे आप क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, जो क्लेम है मेरे को वो दे दे, तू कम प्राइस में ब्राउन वाली दे दे। करते हैं हम एक काम करो, ये वाली चीज कम प्राइस में दे दो। अब लिखा है इफ द स्टुपुलेशन, यानी जो बात आपको करनी है, फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कंडीशन। ठीक है। जब वो मेन पर्पस से जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है, कंडीशन। द ब्रीच ऑफ द कंडीशन गिव द अग्रीव पार्टी राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज reputed। If the seller fails to fulfill the condition, the buyer may treat the contract as repudiated, refuse the goods, and if he has already recovered the price, he can also claim the damages for the breach of कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में सेम चीज लिखी, लेकिन बस ये क्या है, कॉलैट। अच्छा, ये पढ़ना था। इफ द स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सब्सिडरी प्रॉमिस, मार्क करो सब्सिडरी प्रॉमिस, इट इज अ वारंटी। मतलब कि सामने वाले ने आपके साथ क्या किया है, मैडम ले जाओ, कोई दिक्कत होगी तो मैं खराब चीज को बना के दूंगा। तो ये क्या है, सामने वाले के साइड से प्रॉमिस है। इफ द इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी इज दैट अग्रीव पार्टी कैन नॉट रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। इसलिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखवाया था, क्लेम डैमेजेस, और ऊपर वाले में रेप्यूडिएट। रिजेक्ट वर्ड को वो क्या कह रहे हैं, रेप्यूडिएट। Thus, if the seller does not fulfill the warranty, the buyer may accept the goods and claim the damages for breach of वारंटी। देने गए, बनाने गए, घड़ी बना के दो, उसने तब भी नहीं बना के दी, तो पैसे वापस ले सकते हो। कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन, जो भी डैमेज आपको हुआ है उसका आप चार्ज कर सकते हो। अब एक टॉपिक है व्हेन द कंडीशन सिंक्स द लेवल टू द वारंटी। मतलब कंडीशन थी, मेन एलिमेंट था, कंडीशन थी, मेन एलिमेंट था, मेन पर्पस था, पर वो किस में बदल गई, वारंटी। मतलब आपने उसको क्या ट्रीट कर दिया, एक सब्सिडरी प्रॉमिस ट्रीट कर दिया। मतलब कि आपने काम चला लिया। जैसे वाटरप्रूफ बोली थी लेकिन वाटरप्रूफ नहीं गए, बट स्टिल सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हम चला लेते हैं कई बार चीजों को। तो कंडीशन सिंक कहाँ हो गई, वारंटी में सिंक हो गई। पहला पॉइंट सिमर रीड करना, स्क्रीन में भी दिख रहा है, आंखें ही नहीं है कह रही। बस रुक जा। अब कब बन गई, जब हमने वेव ऑफ कर दिया। हमने क्या बोल दिया, चलो भाई कोई बात नहीं। मैंने वहां एग्जांपल लिखा है, रेड सोफा लेने गए थे, पसंद भी रेड सोफा किया, मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए उसने ऑर्डर भी दिया होगा, ऑर्डर होके आया तो क्या आ गया, ब्लू सोफा। पर आपने सोचा यार ब्लू दिखने में तो बढ़िया लग रहा है यार, रेड से भी सुंदर लग रहा है, चलो ब्लू ले लेते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। हमारी कंडीशन क्या थी, रेड सोफा, लेकिन ब्लू आया, वो इससे ज्यादा इतना सुंदर लग रहा था कि हमने ब्लू एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा बुटीक वगैरह में बहुत होता है, शेविंग कराने जाओ बहुत होता है, बोलते कुछ है वो कुछ और शेव कर देते हैं, पर हम सोचते हैं लग तो अच्छे रहे, चलो कोई बात नहीं, हम बहस नहीं करते। कुछ लोग जानबूझ के भी बहस बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बनवा दो, पर एटलीस्ट उस टाइम वो लुक इतना अच्छा कर देते हैं कि हम हेयर कट भी कराने जाते हैं तो हमको लगता है कि यार बहुत छोटे कर दिए, पर लग बहुत अच्छे रहे।
तो फिर हम उस चीज को कंडीशन को क्या कर देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी, लेंथ सिर्फ इतनी चाहिए, पर लेंथ कितनी कट हो गई, इतनी, पर हमने कंडीशन को क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। तो क्या हो गई, कंडीशन सिंक हो गई किसमें, वारंट। अगर 2 दिन बाद ये सूट नहीं किया तो फिर तुझे कॉम्पनसेशन या डैमेज पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, फिर रिपेयर करके देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अदिति रीड करना। अब मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कार चाहिए थी अलॉय वाले टायर्स के साथ, ठीक है, पर उसने कौन से लगा दिए, यूज टायर्स लगा दिए। अब आप गए, आपने उसको बोला एक काम करो, मैं कार नहीं मना कर रहा हूँ, आप इसमें वापस क्या कर दो, अलॉय वाले लगा के दो, और जो मेरे 2-3 दिन वेस्ट हुए, मुझे कार लेके कहीं जानी थी, उसका कॉम्पनसेशन पे करो, यानी वो सस्ते में लगा के दो, क्योंकि आप बोल के गए थे। और ऐसे कहीं बहस की है कि भैया मैंने आपको बोला था ना, भैया बोला था यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए, वो नहीं मानते हैं, फिर वो खुद ही डर जाते हैं, "बोले, नहीं मैम, नहीं मैम, लगा के दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं।" आप बोलते हो, अब तो आप मेरे को सस्ते में ही दोगे, अब आपकी गलती है, आपको इसका रेट कम करना ही पड़ेगा। तो कंडीशन काय में ब्रीच हो गई, वारंटी में। तो आपने कॉम्पनसेशन भी ले लिया और चीज को एक्सेप्ट की क्या, विथ चेंजेस, कि आप चेंज करके दे दो। थर्ड पॉइंट, आयुषी, अनुष्का रीड करना। क्या दिक्कत है मानसी, रीड कर रही है वो, सुन लेते हैं। अब क्या हुआ है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, यानी हम डिवाइड कर सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं कर सकते। तो बार बार स्क्रीन बहुत दिक्कत कर रही है। मैं कह रही हूं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब एक फुल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना था, पर सिर्फ एक पार्ट हुआ है। जैसे कि मैंने अगर बोल दिया, अपन पहले भी एग्जांपल सुन चुके हैं, 500 शर्ट्स बनानी है, ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में उसने 250 शर्ट्स बना दी हैं, बाकी की नहीं बनाई है, ठीक है, और आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एडवांस पे किया होगा, सपोज 10,000 या 20,000 मान लेते हैं, एडवांस पे किया है। अब क्या होता है ना, आपको नीड थी शर्ट्स की, ठीक है, और आपकी कंडीशन क्या थी, 500 शर्ट्स की, उसने कितने बना के दिए आपको, 250 शर्ट्स, और आपकी गरबा नाइट है, आपको वो शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कितनी बनी आपके लिए, 250। तो आपने तो अनाउंस कर दिया है वहां पे, तो आप वहां मना भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे हाफ ऑफ द शर्ट्स बनी है, कुछ ना कुछ एडवांस भी पे हुआ। तो अब हमने कंडीशन लगाई थी, तो हम पूरे 250 ना फेंक के हम 250 एक्सेप्ट करते हैं, जब हम कंडीशन को सिंक करते हैं वारंटी में, तो हम 250 एक्सेप्ट करते हैं, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, 220,000 का प्लस 10,000 और पे कर देते हैं, या 5,000 आई वुड से, बचा कुचा 5,000 पे करते हैं, और 250 शर्ट्स ले जाते हैं। कंडीशन क्या हो गई, सिंक हो गई वारंटी में। हम क्या कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम के लिए, कि 20,000 पे किए थे ना, अब 250 शर्ट्स, तो जितना पैसा मिला है उसमें खुश रहो, तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया, उसका कॉम्पनसेशन ये है कि बच्चे कुचे 5,000 तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन भी हो गया, हमारे लिए कंडीशन थी जो वारंटी में ब्रीच हो गई, क्योंकि जो पार्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है, कंडीशन कितनी थी, 500 शर्ट्स की, आधी बनी, डिवाइड नहीं कर सकते, कहीं और भी प्रॉमिस था, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, कंडीशन में हम रिजेक्ट करते हैं, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, कॉम्पनसेशन लेके जो पार्ट नहीं हुआ है, और कंडीशन को किस में सिंक कर दिया, वारंटी में। Where the contract is indivisible and the buyer accepted the goods or part thereof, तो 250 शर्ट्स क्या कर ली उसने, एक्सेप्ट कर ली। द ब्रीच कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जो 250 शर्ट्स नहीं बनी उसको कैसे ट्रीट किया हमने, अब ब्रीच ऑफ वारंटी। क्यों, क्योंकि हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया, क्या नहीं किया। द बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस एंड कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। बाकी पार्ट क्या किया, रिजेक्ट किया, और जो नहीं मिला उसका क्या किया, डैमेजेस क्लेम किए। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, व्हेन द कंडीशन सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। तो आप रिजेक्ट कर दो,
देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज लेने जाते हैं और पर्टिकुलर चेकलिस्ट लेके जाते हैं, ये है ये है ये है ये है। मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तुम गए थे आईफोन लेने जिसमें 256 GB का चाहिए था तुमको, ठीक है, उससे गलती हो गई, आपकी कंडीशन थी, आप बार बार भैया 256 है ना, 256 है ना, मेरे को बहुत स्टोरेज लगता है, बहुत स्टोरेज, उसने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स उठा के दिया जो 128 GB का था। क्या आप वो फोन रखोगे? नहीं। आपकी मेन कंडीशन, मेन पर्पस क्या था? 256 GB। आप फोन वापस आके उसको दोगे, भैया तुमने गलत फोन दिया, वो एक्सेप्ट भी करेगा, वो आपको देगा 256। अगर वो नहीं देगा तो आप मुद्दा उठाओगे, भैया बोला था, आप भले पैसे और ले लो, आपने पैसे कम लिए, लेकिन मुझे तो 256 GB वाला ही चाहिए। यहाँ क्या हुआ, तुम्हारी कंडीशन है जो ब्रीच हो गई। समटाइम्स कंडीशन ब्रीच टू द लेवल ऑफ वारंटी। तुमने 10 बार बोला था 256, लेकिन जब तुमने 256 की जगह 128 उठाया, 256 वाला तुमको मिलता 1,20,000 का, और उसने तुम्हें बोल दिया 90,000 दे दो, ठीक है, अब तुम गए 256 लेने, तो तुम उसको बोलोगे कि भैया मैं 90,000 का ही लूंगा, आप मुझे 256 दो, आपने 128 दिया है। वो बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। आपको 10 बार सॉरी बोलेगा, तुम भी अच्छे इंसान हो, मान लोगे, थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन लोगे, इतना बड़ा कॉम्पनसेशन शायद नहीं अग्री करो, ठीक है। तुम क्या बोलोगे, अच्छा चलो ठीक है 90,000 ही रखो, मैं 128 यूज कर रहा हूँ, अगर फुलफिल नहीं हुआ तो देखता हूँ, आप मुझे बिकवा के देना। वो बात जाती है दुकानदार से। तो यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन सिंक किस में हो गई? वारंटी में। क्या कर रहा है? फिक्स है वो तो यार, टाइम है उसके सोने का, आप कैसे जगा सकते हो उसको? सॉरी यार, तेरे को बॉदर किया अनुष्का ने, सो जा सो जा। तो आपको समझ आया, मतलब कंडीशन कैसे सिंक हो गई वारंटी में पनस। तो यहाँ पे तूने एक्सेप्ट कर लिया। जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, द बायर, पहली कंडीशन में भी क्या है, बायर क्या कर रहा है, वेव ऑफ कर रहा है, रेड की जगह ब्लू एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन में भी क्या बोल रहा है बायर, कि चलो ठीक है कॉम्पनसेशन दो और खत्म करो। तीसरी कंडीशन में भी बायर क्या बोल रहा है, पार्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाकी का नहीं करूंगा, बाकी का रिजेक्ट करूंगा। पूरा कंप्लीटली अथॉरिटी किसके पास है कंडीशन को ना रिजेक्ट करके वारंटी में एक्सेप्ट करना? बायर का। तो आपके हाथ में कि आपको कैसे एक्सेप्ट करना। और तुम नहीं मानते, 256 ही चाहिए, तो कैसे भी करके उसको तुम्हें कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता, अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और 256 GB का फोन भी देना पड़ता, ठीक है। हाँ, पॉइंट, गुड पॉइंट। शैली ने उस दिन पूछा था कि वाई वी आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जब आप जा रहे थे ना बच्चे, मूवेबल और रिमूवेबल दोनों था, परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें हमको यही परफॉर्म करके दो आप, इट वॉज दैट थिंग। ये क्या है, सेल ऑफ गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। यहाँ पे सेलर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सेलर इज गिविंग यू गुड्स। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाके बोल रहे हो कि तुम मेरे यहाँ ही गाओगे, तुम मेरे यहाँ ही ये काम करोगे, तुमने मेरे यहाँ पेड़ कैसे तोड़े। ये था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल्स। हाँ, दैट वॉज ओनली फॉर परफॉर्मेंस, कि अगर आधा पार्ट परफॉर्म किया। अब मैंने उस दिन भी ये समझाया कि रिलीफ हमको 10 तरीके के, अगर आपने ये दोनों एक्ट नहीं पढ़े होते, ठीक है, मैं मी बीइंग लॉयर, आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती जहां आपने मैन्युफैक्चरिंग मांगी थी 500 शर्ट्स की और 300, आप मेरे पास आए कि हमको एक केस फाइल कराना है, हमारे साथ ना एक मैन्युफैक्चरर ने डिफॉल्ट किया है, 500 बोल के 300 शर्ट्स बनाई है, पैसे भी ले लिए और कांड किया है, ठीक है। आपको दोनों एक्ट्स की अवेयरनेस थी, मैं आपको दोनों एक्ट्स की अवेयरनेस दूंगी कि मैम आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वी कैन गो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ, सिविल प्रोसीजर है प्रॉपर, उसके अंदर हमको जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट फाइल करना पड़ेगा और इस तरीके से परफॉर्मेंस होगा। किसी भी तरह से आपको शर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर, तो आप किसी भी तरीके से वो शर्ट्स निकाल सकते हो अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, ठीक है। फिर हम देखेंगे पार्ट परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, ये जज डिसाइड करेंगे। और आप बोलोगे खत्म करो यार, मुझे तो इसके साथ डील ही नहीं करना है, मुझे बस मेरे पैसे निकलवा के दो, मुझे मतलब नहीं है, इसने जो ये 200 शर्ट्स भी बनाई है, 300 ये भी मैं रिजेक्ट करना चाहती हूँ, और मैंने जो एडवांस पे किया है वो मुझे वापस चाहिए। अब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए उससे, नहीं चाहिए, तो मैंने आपको दूसरा के एक्ट समझाया कि आपके पास एक और ऑप्शन है, देयर इज एन सेल ऑफ गुड एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एसेंशियल होता है। अगर आपका एक प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया है, जिसमें दो पार्टी से कुछ ना कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, तो हम किस में जा सकते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट में। तो आप बोलोगे ठीक है हमको ये अच्छा लग रहा है, आप इस एक्ट में मेरा केस फाइल कर दो, ठीक है। तो रेमेडी हमको दो तीन तरीके से मिलती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू भी मिलती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ट्रस्ट हुआ है, जो सेक्शन लगवाना है लगवा दो। तो जो एक वकील होता है ना, वो आपको 5-6 ऑप्शन देता है। सिंपल एग्जाम्पल, अभी सीपीसी पढ़ा,
पूरा मुद्दा पड़ा, लास्ट में क्या था, समरी प्रोसीजर। कोई अगर आपको बोल दे कि यार मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज का मैटर है, तू ये करवा दे, ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें भी है कि 138 के अंदर बिल चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते। दूसरा मैं आपको समरी प्रोसीजर भी दूंगी कि भाई तेरे पास ये ऑप्शन भी 2 ही लाख का है ना, फटाफट तेरे पास सब है एविडेंसेस, फटाफट समरी प्रोसीजर करते हैं, 1 साल के अंदर उसको मैटर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर है बीइंग क्लाइंट, आपको कौन सा चूज करना है, डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, डिपेंड्स ऑन द एविडेंसेस, फिर हम डिसाइड करते हैं कौन से केस में जाना चाहिए। तो एक एक काम के लिए एक रेमेडी नहीं होती। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो आप अपनी कंपनीज को 10 रेमेडी बता सकोगे मीटिंग में, इस एक्ट में भी जा सकता है अपन, इस एक्ट में भी, इस एक्ट में, फिर मीटिंग में डिसाइड होता है कौन सा एक्ट बेटर है, कौन सा जल्दी रिलीफ देगा, कौन सा बेटर हमारे लिए रिकवरी ला के देगा, उस एक्ट में हम जा सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? कंडीशन सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। ठीक है, ये एक्ट कंपैरेटिवली बच्चे बहुत इजी है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। ठीक है, ये स्टार मार्क किया, एग्जाम्पल्स होमवर्क लिखो। एक टॉपिक लास्ट रीड नहीं करता है, सिर्फ सुन लो तुम लोग। एक टॉपिक है इम्प्लाइड वारंटीज। किसी को इम्प्लाइड का मतलब पता है? इनडायरेक्टली और, यार इतना तो पता ही होना चाहिए था, ये इम्प्लाइड होता है। इसका मतलब ये होता है कि इतना तो पता ही है तुमको यार, इतना तो हमने अज्यूम ही किया था कि तुम ऐसा तो कुछ नहीं करोगे हमारे साथ, बेचने बैठे हो। अच्छा, तुम लोग को ऐसा लगा कि मैं तुमको कह रही हूँ, नहीं। इसका मतलब ये मेरे लिए है कि मैंने इम्प्लाइड सोचा था कि तुमको ये सब पता हो। जनरली इम्प्लाइड का मतलब ये है कि सेलर को पता होगा यार इतना तो, अगर मैं मांग रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ जूता चाहिए, तो पैर देख के बताना कौन सी साइज। ठीक है, या तो कई बार वो पूछ लेते हैं साइज क्या है मैडम आपका पैर का। ठीक है, तो कुछ चीजें क्या होती है, इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन। जो चीज हमने नहीं बोली, अब हम कह रहे हैं किया का हमको सेल्टॉस चाहिए, ठीक है, ब्लैक कलर का चाहिए, ठीक है, अब वो सेल्टॉस का ही मॉडल लेके आएगा ना, सोनेट का तो नहीं लेके आएगा। जब मुंह से सेल, तो इतना तो हमारी इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन थी, भैया जो बोला है वो हमको दो। तो अभी जब हमने कंडीशन और वारंटी समझा, उसके बाद हमारा टॉपिक है इम्प्लाइड वारंटी और इम्प्लाइड कंडीशन। जैसे कि कार मांग रहे हो, कार लेने गए हो, कार लेके आए और पता चला कार किसी और की थी, तो ये तो इम्प्लाइड है ना, खरीद रहे हैं तो भाई पोजेशन तो दो ना, कंप्लीट ओनरशिप तो हमको दो, किसी और की कार हमको कैसे दे सकते हो? ये थोड़ी हम कंडीशन लगाते हैं भैया ऐसी कार देना जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो। ये हम कंडीशन लगाते हैं क्या? ऐसी कार हो जिसमें कोई लोन ना हो, ये फ्री फ्रॉम इनकम ब्रांचेस हो, जब शोरूम से खरीदते हैं। ये कंडीशंस क्या होती हैं? इम्प्लाइड होती हैं। हमको ऐसी कार दो जिसका हमें कंप्लीट पोजेशन हो, ऐसी कार दो जिसमें कोई और लोन क्रिएट नहीं हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स ये लिखे हैं। पहला, इम्प्लाइड वारंटी मतलब फुल पोजेशन चाहिए, क्वाइट पोजेशन, हमको पूरा पोजेशन ओनरशिप चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयड वारंटी अगेंस्ट इनकम ब्रांच। जब दे रहे हो तो तुमने पूरे पैसे भरे हैं आगे मैन्युफैक्चरर को, तभी हमको दे रहे हो। ये मत बोलो अभी वहां से लोन देना है फिर आपकी कार होगी, पर चला मैन्युफैक्चरर हमको फोन करा तुम्हारी कार के तो पैसे हमको मिले ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्प्लाइड चीज है कि इतना तो अज्यूम हम करते हैं कि सेलर को हमको ऐसा ही प्रॉपर्टी देनी है जिसमें हमें कंप्लीट ओनरशिप मिले। ठीक है, कल हम ये चीज एक बार रीड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइड, क्वालिटी इम्प्लाइड, होलसम एम्प्लॉय इम्प्लाइड कंडीशंस। जी